हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और ये आपके डिफरेंट एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, लाइक यूजीसी नेट एग्जाम एंड सम अदर एग्जाम। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो मूव करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत, यानी जो राज्य का ओरिजिन हुआ उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रिंसिपल है, जितने भी सिद्धांत है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपके कुछ स्टेटमेंट है। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा थिंकर है जो कहता है कि जो सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो अधिकार है, जो राइट है, वो व्यक्ति का नेचुरली यानी प्रकृति के द्वारा उसको दिया गया है, यानी उसका प्राकृतिक अधिकार है। ऑप्शन है आपके पास प्लेटो, हॉब्स, बेंथम या बर्ग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो हॉब्स है आपके, जो कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत से रिलेटेड है, एंड यहाँ पे इन्होंने रूसो और लॉक के साथ मिलके आपका ये सिद्धांत दिया था। और अपनी जो प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है आपका लेवियाथन, जो कि 1651 में आपकी लिखी गई थी। तो हॉब्स एक इम्पोर्टेंट थिंकर है जो कि इंग्लिश मतलब अंग्रेज दार्शनिक है और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। उनका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट भी है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माँ ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक था हॉब्स, एक था उनका डर, क्योंकि वहां पे उस समय सिविल वॉर चल रहा था। मतलब एक युद्ध चल रहा था, इंग्लिश सिविल वॉर, जो कि आपका 1642 में होता है। तो यहाँ पे जो सत्ता का ट्रांसफर होता है वो बहुत ही रक्तहीन तरीके से होता है। तो इस कारण से हॉब्स का जो मानव के प्रति जो धारणा थी, जो दृष्टिकोण था, वो भी आपका काफी निराशावादी है। तो सेम आपका मैकियावेली की तरह। तो हॉब्स ने बोला कि आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो हॉब्स के अनुसार प्रकृति की अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में था। तो आत्मरक्षा का अधिकार हमारे पास पहले से है आपका, जब हम आपका स्टेट ऑफ नेचर में थे, यानी प्रकृति की अवस्था में थे। तो उसके बाद सामाजिक समझौता होता है एंड उसके बाद राज्य आपका बनता है अकॉर्डिंग टू किस थ्योरी के अनुसार? जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसके अनुसार। तो यहाँ पे आपका कुछ कथन है, जैसे कि राज्य की बहुलवादी धारणा, फिर आता है ये रिलेटेड है आपका मैकाइवर और लास्की से। दूसरा है राज्य की शक्ति अवधारणा, ये रिलेटेड है मैकियावेली से। तीसरा है अराजकतावादी थिंकर कौन से है? एंड चौथा है सर्वसत्तावादी, जो कि राज्य को ही काफी फोकस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका कौन सा जो गलत मिलान है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स जो है एक मार्क्सवादी विचारक है, वो आपका अराजकतावादी विचारक नहीं है। अराजकतावादी विचारक है पी जे प्रधान, का नाम सुना होगा आपने। और महात्मा गांधी ने खुद को बोला है कि मैं मतलब उन्होंने दार्शनिक अराजकतावादी के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो अराजकतावादी वो विचारक होते हैं जो मानते हैं कि आपका राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य का विरोध करते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं गांधी जी, तो गांधी जी हमेशा राज्य को आपका सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स ने राज्य विहीन एंड वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बात की, जो कि आपका किसके लिए था? सर्वहारा क्रांति के द्वारा। तो मार्क्सवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं कार्ल मार्क्स। तो बहुलवादी विचारधारा जो है आपके कौन है? मैकाइवर और लास्की। इसके अलावा जो पावर को, शक्ति को काफी महत्व देते हैं, उसमें आते हैं मैकियावेली, हॉब्स हो गए। इसके अलावा सर्वसत्तावादी, यानी जो स्टेट को ही सब कुछ मानते हैं, जो बोलते हैं कि जो राज्य है वो इस धरती पे भगवान का रूप है, तो वो है हीगल। आपने इनका सिद्धांत पढ़ा होगा, विश्व आत्मा का विचार और राज्य इस धरती पे ईश्वर का अवतरण है। तो हीगल एक आदर्शवादी विचारक है जो कि जर्मनी से आपका बिलोंग करते हैं। मूव करते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पे इसका मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका करेक्ट आंसर आपका दिया हुआ है जो कि मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद मूव करते हैं आगे। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा
से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? यानी यहाँ पे बोला गया है कि मनुष्य जो है, जो स्टेट का जो आज्ञा है उसका पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अगर वो उस आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसको बहुत अधिक आपकी हानि हो सकती है। तो उसके लिए यही अच्छा है कि वो राज्य के द्वारा जो आज्ञा दी जाती है उसका पालन करे। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है बेंथम का। तो बेंथम आपको पता होगा कि एक उपयोगितावादी विचारक है जो बोलते हैं कि अधिकतम सुख पे काफी बल देते हैं। तो वहां पे सुख की मात्रा को लेके इन्होंने काफी बल दिया कि सुख की मात्रा आपकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन गुण की बात नहीं करते हैं, ओनली क्वांटिटी की बात करते हैं। तो आपके बहुत सारे जो विचारक हैं, जेएस मिल हो गए, इनका खंडन करते हैं। तो उपयोगितावादी विचारक बेंथम का ये कथन है कि राज्य की आवश्यकता का इन्होंने वर्णन किया कि बोला कि राज्य काफी इम्पोर्टेंट है। तो व्यक्ति राज्य के आदर्शों यानी जो आदेश होते हैं उनका पालन इसलिए करता है क्योंकि उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है। अगर वह नहीं करेगा तो उसका काफी अहित हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट काफी इम्पोर्टेंट है। मूव करते हैं आगे। फिर आता है राज्य निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे और सरकार जो हमें दिखाई देती है मूर्त है। फिर आता है समाज राज्य से व्यापक है। फिर तीसरा है सरकार राज्य का अभिकर्ता है। चौथा है राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो इसमें से आपको कौन सा सही नहीं लग रहा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट कि राज्य अमूर्त है तथा सरकार मूर्त है। राज्य हमें दिखाई नहीं देता है, हम नहीं देख सकते कि इंडिया की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, मैप जो कि काल्पनिक है। लेकिन जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो हमें दिखाई देता है। समाज जो है राज्य से व्यापक है क्योंकि समाज, बहुत सारे समाज मिलके ही आपका राज्य बनाते हैं। इसके अलावा सरकार राज्य का अभिकर्ता है। तो सरकार काफी इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है आपका राज्य का। फिर आता है राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो राज्य की आपकी सदस्य ऐच्छिक नहीं है बल्कि अनिवार्य है। तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों की सदस्यता आपकी ऐच्छिक होती है। तो अगर अन्य जो कम्युनिटी है उनकी सदस्यता आपकी ऐच्छिक होती है। नागरिकता की संकल्पना राज्य से जुड़ी है जो कि वैश्विक स्तर पर किसी राज्य में रहने वालों की एक पहचान बनाती है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट कथन है। ये भी आपका प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है यूपी में। फिर मूव करते हैं आगे। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है किसके द्वारा कहा गया है? तो कौन बोलता है कि जो स्टेट है आपका, राज्य सरकार है, वो जितने भी आपके रिसोर्स है जो कि संगठित है और उससे रिलेटेड एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण करता है और उसका क्रियान्वयन करता है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, किसका? डाइसी का। तो डाइसी के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा, कानून से संबंधित रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। एवी डाइसी का नाम आपने पढ़ा होगा। तो इन्होंने भारत को बोला है कि इंडिया एक अर्ध संघीय राज्य मतलब देश है, यानी क्वासी फेडरल। इनकी बहुत सारी बुक है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट करके एक इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, फेडरल गवर्नमेंट। फिर आता है इनकी और इम्पोर्टेंट बुक है द रूल कॉन्स्टिट्यूशन करके, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके, ऐसी कुछ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे इन्होंने एक बुक लिखी है। तो ये बोलते हैं कि डाइसी ने राज्य के संसाधनों से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना जो जिससे कानून निर्माण और क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। फिर है राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन एक सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन किसका है? तो कौन बोलता है कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन समुदायों का समुदाय है? तो ये कथन काफी इम्पोर्टेंट है, आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो ये है आपके अरस्तु का कथन। तो अरस्तु राज्य को बहुत महत्व देते हैं, बोलते हैं राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है क्योंकि वह सबसे ऊपर है और अन्य सब उससे संबंधित है, उससे जुड़े हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो
इसके अलावा बोलते हैं कि मनुष्य के जीवन को सद्गुणी बनाता है राज्य, तो इसकी इम्पोर्टेंस को लेके एरिस्टोटल ने काफी कुछ कहा है। फिर आता है आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है, तो इन सब में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आधुनिक राज्य यानी मॉडर्न स्टेट के लिए आपका उत्तरदायी नहीं है। वैज्ञानिक प्रगति, फिर आता है प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, फिर है राष्ट्रीय चेतना का विकास, फिर है धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो इसमें आपको साफ पता चलना होगा कि धर्म का बढ़ता प्रभाव किसी भी राज्य के लिए आपका अच्छा नहीं है। तो राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थिति के अनुसार आपका बदलता रहता है, तो वो राज्य के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आपका राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य एकाकी भावना होती है, यानी राष्ट्रवाद की बात की जा रही है यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, तो हम ऐसा देखते हैं कि जो एक व्यक्ति है उसका अपने देश के प्रति, उसके सभी लोगों के प्रति आपका प्रेम की भावना, वही आपका राष्ट्रवाद है। देश प्रेम की भावना, अपने राष्ट्र को सबसे अच्छा मानना, तो उसके लिए आपका धर्म का बढ़ता प्रभाव आपका अनिवार्य नहीं है। फिर है आपका 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऐसा कौन सा विचारक है जो बोलता है कि राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? हर्बर्ट स्पेंसर, मिल्टन फ्रीडमैन, मार्क्स या बेंथम। तो ये भी आपका प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो जब हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, तो आपने डार्विन का नाम सुना होगा। डार्विन का जो आपका एक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज करके उनकी बुक है, तो जो राज्य का जीवधारी सिद्धांत है, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी है कि जो सबसे ज्यादा मतलब लड़ेगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, वही आपका सबसे आगे बढ़ेगा, इस तरह से। तो हर्बर्ट स्पेंसर भी आपका उसी से प्रभावित है। तो वो सिद्धांत आपका डार्विन ने दिया था, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको काफी आपका लोकप्रिय बनाया। तो स्पेंसर के साथ यही अवधारणा उसकी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स, तो सोशल स्टैटिक्स इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ऑर्गेनिज्म में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं में एक जीव मानता है। तो कौन सा ऐसा विचारक है जो राज्य की तुलना आपके जीव से नहीं करता है, बल्कि राज्य को ही बोलता है कि राज्य ही एक जीव है? ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। मूव करते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। यानी कौन कहता है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि यानी उसकी जो लैंड है वो शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो ये कथन किसका है? हीगल का है, वेबर का है, ब्लंट स्टली का है या हरमन फाइनर का है? तो ये भी आपका प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है वेबर का। तो ये कथन है आपका वेबर, मैक्स वेबर का नाम आपने सुना होगा, नौकरशाही से रिलेटेड है, जिन्होंने आपका नौकरशाही को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उसकी वैधानिकता के आधार पे बोलते हैं कि एक कानूनी रूप से होनी चाहिए, एक आपका परंपरागत वाली सबसे पहले वाली, और फिर करिश्माई व्यक्तित्व वाली, जिसमें कि जब हम नेता की बात करते हैं जो कि काफी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, लाइक बहुत सारे जो नेता है, तो सबसे अच्छा माना इन्होंने लीगल वाले को यानी कानूनी वाले को। तो इन्होंने बोला कि ये इनका इम्पोर्टेंट कथन है मैक्स वेबर का, जो कहते हैं कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता से है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है कौन सा कथन सही है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, राज्य एक अनावश्यक संस्था है, राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं है। तो ये आपका पीसीटी परीक्षा राजस्थान से में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, राज्य एक अनावश्यक संस्था है, राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। तो इसमें आपका सही है आपका राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। तो राज्य कृत्रिम तो नहीं हो सकता, राज्य को बहुत सारे जो
थिंकर है वो आपका प्राकृतिक मानते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि ये सामाजिक समझौते से आपका बना है। राज्य एक अनावश्यक सत्ता है, तो बहुत सारे कहते हैं कि राज्य आवश्यक बुराई है। राज्य आवश्यक भी है लेकिन बुराई भी है। आवश्यक क्यों? क्योंकि राज्य बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं आपका चलाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हो सके। और अनावश्यक बुराई इसलिए क्योंकि राज्य हमारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। बहुत सारे जो विचारक है जैसे अराजकतावादी ये बोलते हैं कि राज्य अनावश्यक बुराई है, इस तरह से। तो राज्य एक अनावश्यक सत्ता नहीं है। तो बहुत सारे का अलग अलग आपके कथन है। तो सबसे यहाँ पे जो अच्छा कथन है वो है आपका राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। तो जैसे अरस्तु, प्लेटो आदि राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं, और कुछ बोलते हैं कि राज्य का जो उत्पत्ति है वो आपकी ऐतिहासिक सिद्धांत से हुई है। और सबसे जो अच्छा सिद्धांत माना जाता है राज्य की उत्पत्ति का वो है इसका विकासवादी सिद्धांत, यानी राज्य का आपका धीरे धीरे विकास हुआ है। फिर हम मूव करते हैं आगे। तो यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, बल्कि दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन है रॉबर्ट मैकाइवर का। तो ये मतलब काफी बड़ा कथन है। तो अब हम मूव करते हैं आगे। फिर आता है निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पे आपको कुछ दार्शनिक दिए गए हैं, तो उनको आपको क्रम वाइज लगाने हैं। सबसे पहले कौन आया? हॉब्स आया, लॉक, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू। फिर आता है हॉब्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं लॉक। फिर आता है जॉन लॉक, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। एंड लास्ट है आपका हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। तो यहाँ पे कौन सा है आपका राइट? तो डी वाला। सबसे पहले आते हैं हॉब्स, उसके बाद आते हैं जॉन लॉक। जब हम सामाजिक समझौते में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले हमें हॉब्स ही दिखते हैं, उसके बाद लॉक, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था और अमेरिकी संविधान के बौद्धिक पिता भी इनको कहते हैं। एंड उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में रूसो। तो ये इनका कालक्रम है, जैसे कि 1528 में आए थे हॉब्स, फिर 1632 में लॉक, 1600 आपका 89 में आपका मॉन्टेस्क्यू, फिर 1712 में रूसो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी एवं मनोविज्ञान की मदद दी? किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में जो ज्यामिति है, भौतिकी है और मनोविज्ञान है उसकी मदद दी? तो ये है कौन? हॉब्स। तो हॉब्स ने राजनीति के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान इन तीनों का मदद ली है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? कौन कहता है कि राजनीति के बिना इतिहास जो है कुछ नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति कुछ नहीं है? मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये कथन किसका है? सेबाइन का है, सीले का है, बार्कर का है या वाइपर का है? तो ये कथन है सीले का। सीले के बहुत सारे कथन है आपके, आपने देखा होगा। फिर हम मूव करते हैं आपके आगे। किसने इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना फल नहीं, ये कथन किसका है? तो ये भी आपका पीसीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया है, पहले टीजीटी 2010 में आपका बाद में पूछा गया था। तो पहले ऐसे करके आपका पूछा गया था। तो ये कथन है सेम सीले का। फिर है इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र एक जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। यह कथन किसका है? अगेन ये पूछा गया है, बार बार आपका रीफ्रेम करके 2017 में जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया था कि इतिहास के बिना राजनीति नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। ये भी आपका सीले का कथन है। तो बार बार इसको रीफ्रेम करके आपका पूछा गया है। फिर आता है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। तो ऐतिहासिक जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का वो किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो है आपके हेनरी मैन के द्वारा
प्रतिपादित किया गया था। ऐतिहासिक उत्पत्ति का सिद्धांत, और सबसे अच्छा सिद्धांत इसको माना जाता है, और सबसे ट्रस्टेबल यानी जिसपे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है, विश्वास किया जाता है, तो ये। फिर आता है आपका नेक्स्ट, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पे आपके कुछ कथन है, जैसे कि लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो संविदा आबद्ध संविदा है, यानी जो उसका सामाजिक समझौता है वो आपका रिलेटेड है, आबद्ध है। फिर आता है लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। तीसरा है लॉक की संविदा में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का आश्वासन हो जाता है। तो यहाँ पे कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे आपका सब कथन सही है। तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, पीसीटी 2004 में ये आपका पूछा गया था। फिर मूव करते हैं आगे। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें कदाचित महानतम है। तो अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी आपके राजनीतिक दार्शनिकों ने जन्म लिया है, उनमें सबसे महान कौन है अकॉर्डिंग टू सेबाइन, तो वो है हॉब्स। तो ये सेबाइन का प्रसिद्ध कथन है। हॉब्स की उन्होंने आलोचना नहीं की, बल्कि हॉब्स की उन्होंने काफी बड़ाई की। सेबाइन का आपने हर जगह सुना होगा, ये हर थिंकर की आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन हॉब्स की इन्होंने बड़ाई की है। फिर आता है सेबाइन का यह कथन हॉब्स के बारे में था। सेबाइन का हॉब्स से प्रभावित होने का कारण था उसकी पद्धति, जिनके आधार पर उसने अपने विचारों का ढांचा खड़ा किया था। फिर आता है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन कैसे था, यानी जब हम प्रकृति की अवस्था में थे, स्टेट ऑफ नेचर में थे, तो वहां पे ह्यूमन लाइफ कैसी थी। तो एकाकी था, निर्धन था, निंदनीय था या अल्पकालिक था। एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था, सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा होगा कि हॉब्स ने मनुष्य के स्वभाव को बहुत ही मतलब निराशावादी दृष्टिकोण से आपका देखा है। तो हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है एकाकी जीवन व्यतीत करता था, दीन था, अपवित्र था, निंदनीय था, पाशविक था, निरंतर संघर्षशील था, माइट इज राइट वहां पे चलता था। ओके। फिर आता है एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था। तो ये है लॉक का कथन, जो लॉक काफी अच्छे मानते हैं। मनुष्य जब आपका स्टेट ऑफ नेचर में था, तो हॉब्स प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन काफी मतलब एकाकी था, इस तरह से संघर्षशील था। तो अनुपस्थिति में, राज्य की अनुपस्थिति में वहां पे अराजकता की अवस्था आपकी थी। तो जो सबसे पावरफुल है, सबसे ताकतवर है, उसी का शासन आपका माना जाता था प्राकृतिक अवस्था में। तो हॉब्स की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे डीसीवी हो गई, डी कॉर्पोरे हो गई, लेवियाथन हो गई, एलिमेंट्स ऑफ लॉ हो गई। इसके अलावा बेहेमोथ भी उनकी एक फेमस पुस्तक है। इसके अलावा लेवियाथन हो गई, 1651 में लिखी थी, और डीसीवी आपका 1642 के अराउंड उन्होंने लिखी थी। तो ये एलिमेंट्स ऑफ लॉ भी आपकी काफी फेमस है। तो ये है हॉब्स की कुछ फेमस कृतियां। हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य उसका युग था। तो कैसा था प्रकृति का राज्य, तो निरंतर वहां पे आपका संघर्ष चल रहा था। निम्नलिखित में किसने लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। तो लॉक के विचार को किससे प्रेरणा प्राप्त हुई, तो लॉक सबसे प्रभावित थे आपके जो इंग्लैंड में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति होती है। तो वहां पे क्या होता है, पावर का जो ट्रांसफर होता है वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से होता है। कुछ भी आपका रक्त नहीं मतलब बहाया जाता है। सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही आपका पीसफुली होता है, शांतिपूर्ण तरीके से होता है, कोई भी मारा नहीं जाता है। तो लॉक इससे काफी प्रभावित होते हैं। कहते हैं कि मनुष्य आपका बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता है, तार्किक है वो, और वो कभी नहीं चाहता है कि आपका लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन हॉब्स के समय इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था,
तो वहां पे क्या किया लोगों ने, सबने मिलके राजा को सूली पे चढ़ा दिया, राजा को मार दिया। तो हॉब्स उससे बहुत हर्ट हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। उसने बोला कि ये कैसी जनता है जिन्होंने कि अपने राजा के ऊपर भी दया नहीं की और अपने राजा को ही आपका सूली पे चढ़ा दिया, जो कि इतने दिनों से आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, आपकी रक्षा कर रहा था। चाहे राजा कैसा भी हो, लेकिन जनता को उसका साथ देना चाहिए था। तो इसलिए हॉब्स ने मनुष्य को ऐसे बोला कि मनुष्य बहुत आपका स्वार्थी है इस तरह से। तो हाँ, जो लॉक है वो आपके जो इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति है उससे बहुत प्रभावित थे। तो लॉक इंग्लैंड की स्वर्णिम क्रांति से उन्होंने प्रेरणा ली है, जो वहां पे गौरवशाली क्रांति हुई है। तो टू टीटीज ऑफ गवर्नमेंट ये लॉक की कृति है। यहाँ पे लॉक क्या करते हैं, एक तो फिल्मर का जो आपका पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है, तो वहां पे पावर का ट्रांसफर कैसे होता है, फिल्मर के बाद उनके बच्चे आपका राजा बनेंगे इस तरह से। तो लॉक इस दैवीय सिद्धांत को आपका खंडन करते हैं। दूसरा उनका सिद्धांत जो कि सामाजिक समझौता से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका नाम आपका टू टेटीज ऑफ गवर्नमेंट रखा गया। फिर आता है द लॉ ऑफ, ये इतनी फेमस बुक नहीं है लॉ की, तो कुछ अन्य बुक है। फिर आता है सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहां तक यह आसान है सामान्य है, यह इच्छा नहीं है। तो ये कथन किसका है, हॉब हाउस का है। तो ये भी पीसीटी 2004 में आपका पूछा गया है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसका एक भाग है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समझौते सिद्धांत का। तो यहाँ पे पीसीटी 2000 में पूछा गया है और ये कथन आपका सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो हॉब्स, लॉक, रूसो का आपने देखा ही होगा। उन्होंने बोला कि समझौते के दौरान आपकी उससे राज्य की स्थापना हुई है। तो पहले हम कैसे थे, इस तरह से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। तो ये आपको सेम पता चल रहा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत पहले बोलता है कि प्राकृतिक की अवस्था में हम रहते थे, स्टेट ऑफ नेचर में। जैसे जॉन लॉक का देखो तो वहां पे अधिकारों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी। व्यक्ति के साथ न्याय कैसे होगा, अधिकारों की व्याख्या कौन सी संस्था करेगी, तो इसलिए हमने राज्य बनाया। हॉब्स का अलग मानना है, वहां पे अराजकता थी, कोई भी एक दूसरे को मतलब मारता था, तो इसलिए एक राजा की जरूरत पड़ती थी। रूसों का अलग है। तो इस तरह से आपने सामाजिक समझौता पढ़ा होगा। तो तीनों के विचार आपके काफी अलग अलग है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। तो प्राकृतिक जो अधिकारों का सिद्धांत है उसका आवश्यक भाग कौन सा है, तो सामाजिक समझौते सिद्धांत से आपका रिलेटेड है। तो ये भी जीआईसी प्रवक्ता 2012 में आपका पूछा गया है। फिर आता है निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। तो कौन मानता है कि जो राज्य है उसकी जो स्थापना है वो जनता ने अपनी पावर किसी को दी, तो उसके कारण आपके राज्य बना है। तो वो है आपका सामाजिक समझौता। तो यहाँ पे जैसे ये पीपल है, इन सब ने मिलकर आपका इन्हीं में से एक व्यक्ति को अपनी पावर दे दी, तो ये आपका राजा बना। तो इससे रिलेटेड है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। फिर है सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है, आप सभी जानते हैं जॉन लॉक। ओके, ऑस्टीन ने कानूनी संप्रभुता के बारे में बात की है। ओके, फिर आता है इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इनमें से जेएस मिल आपका नहीं है, ये तीनों आपके हैं। तो जेएस मिल जो कि उपयोगितावादी विचारक है और किसी समझौते, इन्होंने बोला राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं बल्कि लोगों की उपयोगिता के कारण राज्य का जन्म हुआ है। फिर आता है निम्नलिखित में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। तो कौन सामाजिक सिद्धांत के जो सिद्धांत है उसका आलोचना नहीं करता है, उसका नाम है राइट। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार क्या है राज्य, तो राज्य एक मानवकृत संस्था है, लोगों ने राज्य को आपका बनाया है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पे आधारित है, किस पे आधारित है आपका, तो ये है व्यक्तिवाद पे आधारित। जॉन लॉक जो कि व्यक्तिवादी विचारक है, उदारवादी है। फिर आता है आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था हॉब्स। हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा
करने का अधिकार देता है। यानी व्यक्ति कब आपका जो संप्रभु है, जो राजा है, उसकी अवज्ञा भी नहीं मान सकता है। यानी उसका अवज्ञा का मतलब उसका आदेश आपका नहीं मान सकता है। किस सेंस में? तो वो है आपकी आत्मरक्षा के सेंस में, और अन्य सभी सेंस में उसको आपका राजा की आज्ञा मानना काफी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर उसकी मतलब खुद की सुरक्षा खतरे में है तो वहां पे वो इनकार कर सकता है कि मैं राजा की इच्छा नहीं मानूंगा। फिर है, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था, हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। तो प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। तो ये कथन है किसका? हॉब्स का। लॉक के अनुसार लोगों ने सामाजिक समझौता इसलिए किया था क्योंकि आपका जिससे कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। तो वहां पे अधिकारों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी आपकी। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को क्या कहा? लगभग आपके सभी अधिकार सौंप दिए थे। तो लेवियाथन जो कि हॉब्स के सामाजिक समझौते से आपका रिलेटेड है, उसकी एक बुक भी है। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करता है, यानी और किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। तो ये कथन किसका है? तो ये रूसो का है। सामान्य इच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका। सामाजिक संविदा सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो क्या करने का? तो ये है राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो ये है आपके हॉब्स। संप्रभु एब्सोल्यूट स्टेट, और ये आपके निरंकुश राज्य मानते हैं। कौन? हॉब्स। तो ये वाला छोड़ो, अभी काफी बड़ा है। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? तो वो है ऐतिहासिक, जिसको आप विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे ज्यादा उसी को मान्य माना जाता है। ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है कि राज्य क्या है? विकास का परिणाम है। धीरे धीरे आपका राज्य का विकास हुआ है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ने किस सिद्धांत से राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है? तो वो है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ये आपका 2 बार पूछा गया है। फिर है, राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए हुए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना जाता है? तो ये है आपका विकासवादी सिद्धांत। तो बहुत बार आपका पूछा गया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सर्वमान्य है? तो ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है। तो बार बार आपका रीफ्रेम किया गया है विकासवादी सिद्धांत। फिर आता है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। तो ये है विकासवादी सिद्धांत। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 6-7 बार पूछा है और अलग अलग मतलब इसको बार बार रीफ्रेम किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया किसका? सीमित राजतंत्र की अवधारणा। तो लिमिटेड जो सॉवरेनिटी लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं जॉन लॉक, कभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की की बात आपका नहीं करते हैं। लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सर्वाधिक उपयोग है। तो उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? तो मनु किसको मानते थे? दैवीय सिद्धांत को आपका मानते थे। फिर आता है, कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो वो है राज्य का दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। तो ये 3-4 सिद्धांत है जो कि राज्य से संबंधित है। फिर है, कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो ये भी आपके सभी करते हैं। सामाजिक संविधा का लेखक है। तो वो है कौन? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी 1762 में। यहाँ पे आपका आप देखेंगे कि कौन सा सही व्याख्या करता है। जब हम बोलेंगे सर्वोत्तम तो वो होगा विकासवादी सिद्धांत, लेकिन सही व्याख्या आपका ये सब कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। फिर है, रूसो इस देश का रहने वाला था। तो रूसो आपका कहाँ का था? तो फ्रांस का था। तो कई बार ऐसे करके पूछा जाता है, जैसे जेएस मिल कब आपके पार्लियामेंट के सदस्य रहे, मेंबर रहे। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को किसने आदर्श बर्बर की संज्ञा दी, यानी नोबेल सीवेज किसने बोला? तो वो है रूसो। तो ये आपने पढ़ा होगा।
रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि सामान्य इच्छा का मतलब क्या है? उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है, यानी सभी की इच्छा और उत्कृष्ट उन सब में से उत्कृष्ट इच्छा जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो, तो ये रूसो का है। तो यहाँ पे रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया है, यह राज्य में कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सदैव सही होती है, यह सबकी इच्छा है। तो यहाँ पे इसको सही नहीं है पूछा है, तो इसमें मेरे को कुछ डाउट है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अगर आपको ठीक लगा तो इसका आपका आंसर क्या हो सकता है? या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था सही है, क्योंकि राज्य कानून का स्रोत है। ये आपका हो सकता है सदैव जनहित में होती है, सदैव सही होती है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या भी आपकी दी हुई है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पे आधारित थे। तो आपके पास जो जॉन लॉक है, रूसो है, उनके बारे में आपकी काफी वो दिया हुआ है, तो ये आपका पूछा जा सकता है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बहुत पहले एग्जाम में आपके आए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।